भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि इनका सदियों पुराना नाता है, जो इन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जोड़ता है। नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है। सदियों से इस रिश्तों की परंपराओं को दोनों देशों ने निभाया है। शुरू से लेकर अब तक नेपाल में जो भी समस्या आई है, भारत ने हर बार नेपाल का साथ दिया है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव आते रहे हैं, पर दोनों देशों ने हर बार इसे शांति से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए इसे सुलझाया है और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाया है। पर पिछले कुछ महीनों से इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, बॉर्डर इशू थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद बहुत पुरानी है, पर आजकल ये विवाद अपने जोर पर है। भारत और नेपाल के बीच ये विवाद ने तब जोर पकड़ा जब भारत ने अपना नया मैप निकाला आर्टिकल 370 के हटने के बाद। भारत के नए मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बताया, पर नेपाल को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नेपाल को दिक्कत थी इस जगह पे। इस जगह को कहते हैं काला पानी एरिया। नेपाल का कहना है कि ये एरिया नेपाल का हिस्सा है, जिसे भारत ने अपने हिस्से में दिखा दिया है। तो नेपाल भारत के इस न्यू मैप को रिजेक्ट करता है। फिर उसके कुछ महीनों बाद भारत ने कैलाश मानसरोवर के लिए एक लिंक रोड बनाई थी, उसका उद्घाटन किया। उस उद्घाटन के बाद नेपाल ने कहा कि ये रोड नेपाल के हिस्से में बनी है। नेपाल इसका विरोध करता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब ये 80 किलोमीटर की रोड बन रही थी, तो नेपाल ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया। रोड कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत दिनों से चल रहा होगा, पर मुझे लगता है कि शायद उस समय नेपाल ज्यादा बिजी होगा किसी काम में। दरअसल 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये लिंक रोड भारत, चीन, नेपाल के बॉर्डर के करीब है, जिस वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक तौर पर अहमियत बढ़ जाती है। और वो इसलिए कि कभी भविष्य में भारत और चाइना की जंग होती है, तो भारत के लिए ये रोड बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो इस रोड से एक्चुअल प्रॉब्लम नेपाल को नहीं है, चाइना को है। और इस समय चाइना और नेपाल के बीच बहुत प्यार मोहब्बत चल रही है। खैर, नेपाल के इस विरोध के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक जवाब दिया और जवाब में ये कहा है कि जिस रोड का उद्घाटन किया गया है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आती है, जो कि पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में शामिल है। इस रोड का इस्तेमाल पहले भी कैलाश मानसरोवर यात्रियों द्वारा तीर्थ यात्रा के लिए किया जाता रहा है। मौजूदा प्रोजेक्ट के तहत तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क को बनाया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोग और व्यापारियों को भी मदद मिल सके। पर इसके बावजूद नेपाल इस रोड का विरोध कर रहा है और उसने तो अब अपने देश का नया मैप बनाया है, जिसमें उसने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों को अपना हिस्सा बताया है। इसके बाद भारत ने वही किया जो नेपाल ने किया है। भारत ने नेपाल के इस मैप को रिजेक्ट कर दिया, पर उसके बाद नेपाल के मिनिस्टर पगला से गए हैं और उठ पटांग बयान दे रहे हैं। अभी नेपाल के पीएम ने बयान दिया है कि इंडियन कोरोना वायरस इज मोर लीथल देन चाइना। मतलब मैं अब यहाँ पे क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में ये विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ। नेपाल अपने बॉर्डर को लेकर काफी संवेदनशील रहा है। वो चाहता है कि अपने बॉर्डर पर किसी अन्य देशों का कोई हस्तक्षेप ना हो और बॉर्डर का सभी भारी देशों द्वारा सम्मान किया जाए। इसका एक बड़ा कारण रहा है साल 1814 का एंग्लो नेपाल युद्ध। यदि इतिहास में थोड़ा गहरे जाए तो ये पता चलता है कि नेपाल 1814 के समय एक बहुत ही शक्तिशाली देश था, पर उस समय ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में नेपाल हार जाता है। युद्ध के बाद साल 1816 में नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच एक सुगौली समझौता होता है। इस समझौते के अंतर्गत नेपाल को अपनी जमीन का 1/3 हिस्सा खोना पड़ता है। ये घटना आज भी नेपाल को अपने बॉर्डर के प्रति संवेदनशील बनाए रखती है। इसी वजह से भारत और नेपाल के बीच दो बॉर्डर विवाद है, जिनमें पहला है काला पानी बॉर्डर विवाद और दूसरा है सुस्ता बॉर्डर विवाद। सुस्ता बॉर्डर विवाद इसलिए ज्यादा नहीं उठता है क्योंकि ये बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी बॉर्डर का विवाद इसलिए ज्यादा उठता रहता है क्योंकि यहाँ पे चाइना का बॉर्डर भी आ जाता है। तो जहाँ चाइना, वहाँ बॉर्डर इशू होना आम बात है। काला पानी वो स्थान है जो भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन के बहुत करीब है। मतलब एक तरफ चाइना का बॉर्डर है, एक तरफ नेपाल का और एक तरफ भारत का बॉर्डर है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी के दृष्टिकोण से यह स्थान तीनों देशों के लिए बहुत अहम है। साल 1962 में होने वाले भारत चीन युद्ध के समय इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने काला पानी में एक मिलिट्री पोस्ट का निर्माण किया था। उस पोस्ट पर चीनी सेना ने अधिक हमले नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना अधिक ऊंचाई पर तैनात थी और इस वजह से इंडो तिब्बतियन फोर्स ने साल 1962 से लेकर अब तक अपनी फोर्सेस बरकरार रखी हुई है। साल 1962 में जब भारत ने काला पानी में अपनी पोस्ट बनाई, उस समय नेपाल ने भारत का विरोध नहीं किया था। हालांकि तब भी इसे एक विवादित स्थान के रूप में ही जाना जाता था, पर उस दौरान नेपाल और भारत के बीच संबंध अच्छे थे और इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया था।
पर अब नेपाल का ये कहना है कि भारत को अपने पोस्ट को यहाँ से हटाकर कालापानी नदी के पश्चिमी दिशा की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि कालापानी में जिस स्थान पर भारतीय सेना का पोस्ट है वो नेपाल के हिस्से में आता है। इस विवाद को लेकर भारत और नेपाल समय समय पर अपनी अपनी दलीलें देते रहते हैं और अपने अपने तरफ से प्रूफ भी देते रहते हैं, तो इसीलिए ये विवाद अभी तक अटका हुआ है। और यदि भारत कालापानी पोस्ट लेकर पीछे जाता है तो भविष्य में चीन नेपाल को मात देकर इस स्थान पर कब्जा जमा लेगा। इस वजह से भारत की सैन्य सुरक्षा काफी खतरे में आ जाएगी, तो किसी भी कीमत पर भारत ये पोस्ट नहीं छोड़ना चाहता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों नेपाल की सरकार इस टाइम ज्यादा अग्रेसिव हो रही है कालापानी इशू में। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। नेपाल में इन दिनों राजनीति में लेफ्टिस्ट का दबदबा है। वर्तमान नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी लेफ्टिस्ट हैं। उन्हें नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन हासिल है। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। साल 2015 में जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया था, उसके बाद कालापानी क्षेत्र नेपाल में एक राजनीतिक रूप ले चुका था। अगस्त 2015 में अखिल नेपाल क्रांतिकारी संगठन, जो कि नेपाली माओवादी पार्टी के साथ मिलकर काम करती है, ने इस स्थान पर प्रदर्शन किया और कहा कि भारतीय सेना को कालापानी बॉर्डर से पीछे हट जाना चाहिए। नेपाल के अनुसार कालापानी उसके दारचूला जिले का हिस्सा है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए भारत ने बॉर्डर पे नाकाबंदी कर दी, पर उसके बावजूद नेपाल की गवर्नमेंट ने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर नेपाल को दिए जाने वाले तेल सप्लाई को रोक रहा है, जबकि आंदोलन खुद नेपाल के लोग कर रहे थे और ऊपर से इल्जाम नेपाल भारत पे ही लगा रहा था। ये लेफ्टिस्ट की पुरानी परंपरा रही है। आंदोलन के समय जब नेपाल में तेल नहीं पहुंच रहा था, तो नेपाल में भारत विरोधी झूठी बातों को लेफ्टिस्ट ने वहां पे उछालना शुरू कर दिया। वही पुराना प्रोपेगेंडा गेम। इसी भारत विरोधी छवि का फायदा उठाते हुए चीन ने नेपाल की राजनीति में अपना दखल देना शुरू कर दिया। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए नेपाल चीन की गोद में चला गया। नेपाल सरकार चीन के साथ डील करना स्टार्ट कर दी। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की अनुमति नेपाल को दे दी। क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका कोई पोर्ट नहीं है। पहले वो भारत के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, पर इस डील के बाद नेपाल चाइना से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता था और इस डील से भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर धीरे धीरे नेपाल चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोग्राम में शामिल हो गया। चीन नेपाल तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। चीन बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश कर रहा है। नेपाल के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। भारत को इन सब इशू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भारत का इसमें कुछ जा नहीं रहा था। पर चाइना ऐसा क्यों कर रहा था, यह भारत को पता था, क्योंकि फ्री में चाइना किसी की भी मदद नहीं करता है। चाइना नेपाल के साथ रिश्ते इसलिए अच्छे कर रहा था क्योंकि चाइना हमेशा से काला पानी वाले एरिया को हासिल करना चाहता है, क्योंकि काला पानी वाला एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जंग के समय, और इस समय उस एरिया में भारत का दबदबा है और उस एरिया को नेपाल अपना बताता है। तो वो बार बार नेपाल को पीछे से पिंच करता रहता है और नेपाल बात मानता रहता है, क्योंकि चाइना ने इन्वेस्ट जो किया है बात तो माननी पड़ेगी। एक बात और लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि इस समय जब पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस फैला हुआ है, तो इस समय नेपाल की सरकार पुराने मुद्दे क्यों उठा रही है? वो इसलिए उठा रही है क्योंकि उसके पीछे चाइना है। चाइनीज वायरस के चलते चाइना पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है और धीरे धीरे पूरी दुनिया भर की कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर रही हैं और उनके सामने भारत एक ऑप्शन है। तो चाइना भारत को बदनाम करने में लगा हुआ है और उसकी मदद कर रहा है नेपाल। आप लोग खुद ही देख लो कि चाइनीज गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स क्या क्या न्यूज आर्टिकल चाइना में पब्लिश कर रही है। अब बात करते हैं कालापानी बॉर्डर विवाद के समाधान के बारे में। दोनों देशों की तरफ से प्रतिनिधि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के अंतर्गत इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विवाद पर ज्वाइंट टेक्निकल नाम की एक कमेटी पहले से ही मौजूद है, जो कि पिछले 18 वर्षों से लगातार इस मुद्दे पर काम कर रही है, पर अब तक कोई भी समाधान नहीं निकाल पाई है। दूसरा समाधान जो मुझे लगता है कि भारत ये स्थान नेपाल से 100 सालों के लिए लीज पे ले ले, तो भारत इस स्थान से संबंधित अपने सभी उद्देश्य लगातार पूरे कर पाएगा। इस लीज से ये फायदा होगा कि नेपाल के अंदर भारत को लेकर जो बॉर्डर संबंधित डर बैठा हुआ है, वो डर भी समाप्त हो जाएगा। कंक्लूजन, भारत और नेपाल को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए और यही दोनों देशों के लिए बेहतर भी होगा, क्योंकि अगर ये मुद्दा बातचीत से सॉल्व नहीं होता है तो फिर मिलिट्री एक्शन हो सकता है और उससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। भारत नेपाल का बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर है, ताकि नेपाली और भारतीय लोग आराम से बिना किसी पासपोर्ट वीजा के भारत और नेपाल आ जा सके। बहुत से नेपाली लोग भारत में काम करते हैं, भारत में रहते हैं और कई बार भारत ने नेपाल की मुश्किल समय में सहायता भी की है। इन सब बातों को नेपाल को भूलना नहीं चाहिए।
और भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए और ये विवाद को खत्म करना चाहिए। पर दूसरी तरफ अगर नेपाल चाइना के कहने पर चलता है तो फिर विवाद बढ़ेगा और इससे सिर्फ नेपाल को ही नुकसान होगा, चाहे वो ट्रेड हो, टूरिज्म हो या फिर बिजनेसेस हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेपाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर इस समय भारत ही है। लगभग 50% ट्रेड नेपाल का सिर्फ भारत के साथ ही होता है। अब यहाँ पे कुछ नेपाली लोग बोलेंगे कि हम चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, भारत को बाइकआउट करेंगे, तो ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भारत को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। भारत का टोटल ट्रेड देखे तो उसमें से भारत सिर्फ 1% के आसपास ट्रेड करता है नेपाल से। भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले ही मलेशिया खूब उछल रहा था, क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान का हाल देख लो, क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने चाइना के साथ दोस्ती करके, पहले से ज्यादा कर्जों में डूबा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि नेपाल भारत के साथ रिश्ते खत्म करे और चाइना के साथ रिश्ते बढ़ाए। कुछ सालों बाद खुद पता चल जाएगा नेपाल को कि उसका फैसला कितना सही था और कितना गलत। और यहाँ पे भारत को ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेपाल से सारे बॉर्डर क्लोज करे, नेपाली लोगों को भारत से निकाले, ट्रेड बंद करे और बॉर्डर पे अपने फोर्सेस बढ़ा दे। क्योंकि प्यार की भाषा तो नेपाल समझ नहीं रहा है, तो भारत को यही करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत यही करेगा अगर नेपाल ऐसी ही हरकतें करता रहा तो। क्योंकि मैंने हमेशा से ये कहा है कि अभी का भारत वो पुराना वाला भारत नहीं रहा। भारत किसी भी हाल में काला पानी को छोड़ेगा नहीं, ये चीज लिख के रख लो। वो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। तो अब नेपाल के लोगों को ये सोचना है कि वो किस पे भरोसा कर सकते हैं, एक कम्युनिस्ट देश पे या फिर एक डेमोक्रेटिक देश पे। और मैं नेपाल के लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेपाल की सरकार किस तरफ है वो सबको पता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और आप अपनी राय मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।